So, hello everyone. Our next topic is इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे. तो लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्टिविटी तक पढ़ा था. जो हमारी कंडक्टिविटी थी सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू, जहाँ पे एन क्या था हमारे पास, एन हमारी कंसंट्रेशन थी, क्यू चार्ज था और म्यू मोबिलिटी, और जो सिग्मा था वो हमारी कंडक्टिविटी थी. हमने इतना पढ़ा था. तो हम देख रहे हैं जो हमारा सिग्मा है, जो कंडक्टिविटी है हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के. कंसंट्रेशन किसकी है? ये इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन की. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी कंसंट्रेशन है ये. एन इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब गुड कंडक्टर होता है जो, उसमें कंडक्टिविटी क्या होती है? उसमें हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो जो हमारा एन है वो भी ज़्यादा होगा. तो कंडक्टर के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, एन, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻²8. इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब. इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में 10⁻²8. और इंसुलेटर में हम सब जानते हैं कि जो इंसुलेटर है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? उसकी कंडक्टिविटी कम होती है इंसुलेटर की. तो उसकी जो कंसंट्रेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन की वो भी कम होगी. तो जो इंसुलेटर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है, मतलब एन है, वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 10⁻7 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब. तो हमारे पास कंडक्टर के लिए एन की वैल्यू आ गई कंसंट्रेशन की, इंसुलेटर के लिए एन की वैल्यू आ गई कंसंट्रेशन की. तो जो सेमीकंडक्टर की वैल्यू है ना, जो हमारे सेमीकंडक्टर की वैल्यू है, वो इन दोनों के बीच में लाई करती है, n⁻. तो जो हमारी सेमीकंडक्टर की, हम देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कह देते हैं NS. ये हमारी कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इन सेमीकंडक्टर. तो जो NS की वैल्यू है ना, वो 10⁻28 से कम और 10⁻7 से ज़्यादा होती है. ये हमने समझ लिया. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना सेमीकंडक्टर के अंदर, वो इतने फ्री नहीं होते कि वो मेटल की तरह घूम जाए. जो हमने अपनी इलेक्ट्रॉन गैस पिक्चर पढ़ी थी मेटल में, उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्रीली मूव कर पा रहे थे. पर सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो उसकी कंसंट्रेशन है सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो मेटल के कंपैरिजन में, मतलब कंडक्टर के कंपैरिजन में कम है. तो इतना फ्रीली वो नहीं घूम पाते जो मूवमेंट होती है. तो वो जो सेमीकंडक्टर का केस है ना, वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है सेमीकंडक्टर के भी केस में. तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाते. और वही बॉन्ड फॉर्मेशन अब हम पढ़ते हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं. तो हमने अभी कहा था कि सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है, हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते सेमीकंडक्टर के केस में. मेटल में तो फ्रीली मूव करते हैं, हमने देख लिया था इलेक्ट्रॉन गैस पिक्चर में. तो वो क्यों फ्रीली नहीं मूव करते? क्योंकि सेमीकंडक्टर में बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं. तो जो हमारे जर्मेनियम है, सिलिकन है, मोस्ट यूज्ड सेमीकंडक्टर्स जो हैं हमारे, तो उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, वो रेगुलर रिपीटिशन से बनता है एक यूनिट सेल के, और वो टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में बनता है. ये उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है कि ईच एटम ऑन ईच वर्टेक्स. तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यहाँ पे ऐसे बात हो रही है. स्ट्रक्चर है उसका, बस ये समझ लो कि एक यूनिट सेल को रिपीट करते हैं, तो एक रिपीटिशन करते हैं कॉन्टीन्यूस, तो हमारा एक स्ट्रक्चर आ जाता है. और वही स्ट्रक्चर जो है जर्मेनियम से लेकर, वो टेट्राहेड्रॉन वाला स्ट्रक्चर होता है. और ये हमने यहाँ पिक्चर के थ्रू भी शो कर रखा है कि जर्मेनियम के केस में कैसे स्ट्रक्चर बनता है. कैसे स्ट्रक्चर मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनता है. तो वही डिस्कस करते हैं अब हम. तो हमारे पास, हमको पता है कि जर्मेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल,
32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जर्मेनियम में टोटल। और इनमें से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमने पढ़ा था ना कि जब हम कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टिन की बात कर रहे थे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन इनका बिहेवियर डिफरेंट है कि एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, एक सेमीकंडक्टर है। तब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। तो हमने देखा था कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, टिन में सब में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। तो हमें ये भी पता है कि जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 32 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो बाकी बचे हुए 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो तो बाउंड होते हैं ना न्यूक्लियस से, बाउंडेड बाय न्यूक्लियस। तो वो तो बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, तो वो अफेक्ट नहीं होते हैं दूसरे एटम के पोटेंशियल से, ये भी हमें पता है। अगर हम अब पिक्चर को देखें तो उसमें हमें दिख रहा है कि जो हमारा जर्मेनियम एटम एक ये है, एक जर्मेनियम एटम हमारा यहाँ है। तो जर्मेनियम एटम, ये जो सर्कल है ये है जर्मेनियम एटम, ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया ये रहा सर्कल, ये जर्मेनियम एटम है, मतलब आयन है, ये +4 चार्ज है इसका। तो लेकिन अभी आयन पे ही आते हैं, हम आयन डायरेक्टली बता देते हैं। तो +4 चार्ज है इन सब जर्मेनियम आयंस का। +4 चार्ज क्यों है इन सभी जर्मेनियम आयंस का? क्योंकि इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर हों, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल में हो, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? एज ए न्यूट्रल होता है ना एटम, तो न्यूक्लियस का भी उतना ही चार्ज पॉजिटिव में होगा। तो इसलिए यहाँ पे +4 चार्ज है जो जर्मेनियम आयन का चार्ज है। और हमारे को पता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं आउटर शेल में जर्मेनियम के। और वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं? तो हमने जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा, इसका स्टडी किया, तब हमने देखा कि जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो एक एक जर्मेनियम एटम के साथ शेयर हो रहे हैं। जैसे अगर हम सेंटर वाला लें जर्मेनियम आयन, तो हम देख रहे हैं कि उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो ये हैं जो हमने अभी सर्कल करे। ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये शेयर हो रहे हैं। किसके साथ शेयर हो रहे हैं? नेबरिंग जर्मेनियम एटम के इलेक्ट्रॉन से। ये 4 वो जर्मेनियम आयन है या एटम है जिनके साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और वो शेयरिंग कैसे दिख रही है हमें? वो शेयरिंग हमें दिख रही है इन डॉटेड लाइनों की वजह से। ये जो डॉटेड लाइन है हमारी, इन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो डॉटेड लाइन है हमारी, ये कोवेलेंट बॉन्ड बता रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर, और कह सकते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो डॉटेड 2 डैश लाइन से दिखा रखे हैं हमने, वो 2 एटम को ज्वाइन कर रहा है, नेबर के, उसके नेबर्स को ही ज्वाइन कर रहा है। तो जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जर्मेनियम के, वो शेयर होके दूसरे वाले जर्मेनियम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक जर्मेनियम एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे जर्मेनियम एटम के साथ जब वो एक साथ इंटरैक्ट करते हैं तब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो उसी कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो हमारे फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इन्हें ही तो हम कहेंगे जो फ्रीली अवेलेबल है, इन्हें ही तो कहेंगे हम जो फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, तो इसलिए वो फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो सेमीकंडक्टर में क्या हो जाता है कि बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो वो जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन से। तो उसी कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 आउटर इलेक्ट्रॉन हमको जो फ्री मिल रहे थे, जो मूवमेंट कर देते और उसकी वजह से करंट मिल जाता हमें, वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है।
तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी है, उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो करंट की फॉर्मेशन के लिए, करंट की फॉर्म होने के लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इसलिए सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो कंडक्टर से। तो हमने कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन तक देख लिया कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली अवेलेबल होते नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेरी लो टेम्परेचर से 0 केल्विन, तो वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो जो हमारा क्रिस्टल है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जब होंगे ही नहीं तो कंडक्टिविटी कैसे होगी, और कंडक्टिविटी नहीं होगी तभी तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि बॉन्ड बना रखा है सबने कोवलेंट बॉन्ड, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है 0 डिग्री केल्विन पे। लेकिन रूम टेम्परेचर पे, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस टाइम जो कोवलेंट बॉन्ड है ना एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में, वो टूट जाता है। और उसकी वजह से जब वो टूटता है, वो टूटता कैसे है, जब हम थर्मल एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर है ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस तो होगा ही, और हम 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। तो उससे हम अगर हम बात करें 273 में प्लस कर दो 25-30, तो अप्रॉक्स 300 केल्विन होता है रूम टेम्परेचर। तो 0 केल्विन से हम 300 केल्विन टेम्परेचर पे आ गए, तो कुछ एनर्जी सप्लाई हुई होगी, जिसकी वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टूट गया, वो ब्रेक हो गया। तो कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक हो गया ना, जब हमारा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, तब हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो जाता है, वो बॉन्ड में नहीं रहता। जैसे हम फिगर में देखें तो हमारा जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो चुका है, वो बॉन्ड में नहीं है, वो दो डैश लाइन के बीच में नहीं है, वो फ्री हो चुका है थर्मल एट रूम टेम्परेचर पे। तो वहाँ पे रूम टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ 0 केल्विन से, तो वो फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन। और फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ से फ्री हुआ, वो इस पोजीशन से फ्री हुआ। तो इस पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन था लेकिन अब है नहीं, वो ट्रांसफ़र करके अपनी पोजीशन शिफ्ट कर चुका है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। तो उसी वैकेंसी को हम होल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है, जो सर्कल ड्रॉ किया है, जो डार्क सर्कल नहीं है, जो सिंपली एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, वो है होल। और जो डार्क शेडेड सर्कल है वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह हमारा जो होल फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो होल फॉर्मेशन है वो करंट को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तब हमें बताया गया था कि कंडक्टर में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, और सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है वो होल की वजह से, और होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। तो हम देखते हैं वो कैसे होता है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है। तो जब होल बन जाता है ना हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ये जो वैकेंसी है हमारी, ये जो वैकेंसी है, इसी वैकेंसी में हम क्या करेंगे, इसी वैकेंसी में, ये जो वैकेंसी है हमारी, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करने आ गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करने आ गया है, तो यहाँ पे होल फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे वैकेंसी है हमारे पास, यहाँ पे अगर वैकेंसी है तो फिर हम कहते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वैकेंसी को फिल करने आ गया। तो अल्टीमेटली जो वैकेंसी है हमारी वो कहाँ आई, वो यहाँ पे आ गई, होल यहाँ पे आ गया हमारा। तो होल जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे होल हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो होल की मूवमेंट है वो क्या है, जो होल की मूवमेंट है वो अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के। ये हर चीज़ हमने देख ली है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। अब होल कब क्रिएट हो रहा है,
जब इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ के वो फ्रीली कहीं और शिफ्ट हो रहा है। तो जहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन था तो वहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था, लेकिन वो अपना प्लेस छोड़ के कहीं और चला गया, तो वहाँ पे अब कोई चार्ज नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि -1 से 0 चार्ज आ गया, तो वो एक चार्ज प्लस हुआ ना, तो हम होल के चार्ज को कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। और होल का चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है। तो होल का चार्ज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह हमने देख लिया कि जो होल है वो कैसे मूव करता है। तो अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं, क्योंकि होल तभी तो मूव करेगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो उसी वजह से तो जो हमारा करंट है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा। और करंट कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूट? करंट होता है कॉन्स्टिट्यूट जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है ना, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा करंट, और होल की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, होल होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारी सेमीकंडक्टर है उसमें क्या दिख रहा है हमें, जब भी हम रूम टेम्परेचर पर जाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, और उस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से एक होल की वैकेंसी आ जाती है, जिसको फिल करने के लिए एक नेबरिंग इलेक्ट्रॉन आता है। फिर वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन जो उस वैकेंसी को फिल करता है, तो वो उसकी जगह पे होल की वैकेंसी आ जाती है। फिर उसकी वैकेंसी को होल फिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन आता है। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहती है, और इसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो हमारा करंट है वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। और यही चीज़ हमने यहाँ मैकेनिज्म लिखा भी हुआ है। तो होल जो है हमारा वो कंडक्टिविटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली, क्योंकि होल की मूवमेंट जो होती है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में करंट की मूवमेंट होती है। और जो होल है उसकी मूवमेंट कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। तो और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिख रखी है कि जब भी जो हमारा बॉन्ड है वो इनकम्प्लीट होता है, मतलब होल एग्जिस्ट करता है, जब रूम टेम्परेचर पर होल एग्जिस्ट करता है, तो तब हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। इट इज़ रिलेटिवली ईजी फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो नेबरिंग एटम में है वो अपना कोवलेंट बॉन्ड छोड़ के उस वैकेंसी को फिल करने आ जाए, उस होल पे फिल करने आ जाए। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फिल करने आया है अपने बॉन्ड को छोड़ के, वो वहाँ पे अपना एक और होल छोड़ देता है। वो दूसरों का होल भरने के लिए अपनी जगह एक होल बना रहा है जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी। तो उसकी वजह से जो होल है हमारा वो मूव करता है डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो होल है ना, अपनी नई पोजीशन पे, वहाँ पे उसकी जो नई पोजीशन आई है वहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा और उस होल को फिल कर देगा अपना कोवलेंट बॉन्ड छोड़ के, और होल फिर दोबारा एक स्टेप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूव कर लेगा। तो इसी तरह मूवमेंट ऑफ होल, या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि 0 केल्विन पे हमने देखा था कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो कंडक्टिविटी नहीं हो रही थी। अभी जो इलेक्ट्रॉन होल का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा आसान वे में समझते हैं, थोड़ा, ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हमने देखा कि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और होल की मूवमेंट अपोजिट है। तो वो कैसे है, तो हम बात करते हैं जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिज्म है वो फ्री इलेक्ट्रॉन को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा सेमीकंडक्टर में। वो अब कैसे समझते हैं, हम होल की भी बात क्यों कर रहे हैं। तो हम मानते हैं ए पार्ट में अगर हम देखें, जो ए पार्ट है हमारा, उस ए पार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो 1 2 3 4 5 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये जो 10 हमने सर्कल करे हैं, तो यहाँ पे जो सर्कल है, जो इनके बीच में एक डॉट है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमें एक कंप्लीट बॉन्ड।
मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड हमने बनाया था वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। और जो एम्प्टी सर्कल है, यहाँ पे एक ही एम्प्टी सर्कल दिख रहा है हमें, कौन सा, 6th पोजीशन पे। तो ये जो एम्प्टी सर्कल है हमारा, ये क्या डिनोट कर रहा है, जो एम्प्टी सर्कल है वो हमारा होल को डिनोट कर रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 7th इलेक्ट्रॉन है ना, हमारा जो 7th इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन छोड़ के 6th पोजीशन को फिल कर देगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो बी में देखें हम, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 7th वाला था वहाँ पे होल आ गया। होल पहले 6th पोजीशन पे था और वो होल अब 7th पोजीशन पे आ गया है। तो ये होल की मूवमेंट देख ली हमें, लेकिन हमने मूवमेंट कौन कर रहा है, मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी से होल क्रिएट हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी वैकेंसी को फिल करेगा, वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। और उसी को हमने आसान बनाने के लिए हम कह दिया कि जब भी होल की मूवमेंट दिखेगी हमें, तब वहाँ पे करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, और वो करंट की डायरेक्शन होल की डायरेक्शन के इक्वल होगी। ये चीज़ हमने देख ली। तो इस डिस्कशन से हमें क्या पता चलता है कि जो मोशन है होल का, उसी डायरेक्शन में जो है करंट का वो डायरेक्शन होगी जहाँ पे होल की डायरेक्शन है। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना, जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये हमने पढ़ लिया इस डिस्कशन से कि इलेक्ट्रॉन और होल की डायरेक्शन अपोजिट होगी, और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होल की डायरेक्शन में होगी। ये हमने देख लिया। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट और होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल है, जो हमने देख लिया था। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और साइन देखेंगे तो होल का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। और जो हम कह सकते हैं इस डिस्कशन के बाद कि होल वो फिजिकल एंटिटीज़ हैं जिसकी मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि बेसिकली मूव तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लेकिन हमें जो दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि होल की मूवमेंट जो हमें दिख रही है वो करंट की डायरेक्शन में दिख रही है। तो हम मान के चलते हैं कि होल ही कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है करंट को। तो इस तरह हमने एक होल को एक फ्री पॉजिटिव चार्ज कैरियर मान लिया है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर में हमारा करंट। और अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन अभी हम करेंगे आगे और, लेकिन अभी एक आइडिया ले लेते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ना हमारे जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। लॉजिकल बात ही है, क्योंकि होल कब क्रिएट होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ के जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ के जाएंगे उतने ही होल होंगे हमारे पास। तो नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। पर ये केस सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें कुछ डोपिंग वगैरह इम्प्योरिटीज़ हमने नहीं डाल रखी होती। ये उसी केस में जो नंबर ऑफ होल्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और हमारी जो कंसंट्रेशन है वो होल की, वो क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ होल। हम कंसंट्रेशन की बात करें तो उसको हम डिनोट करते हैं P से, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको डिनोट करते हैं हम N से। तो हम कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ होल है P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन N, और ये दोनों ही इक्वल होते हैं Ni के। और Ni क्या है, Ni है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, जो प्योर सेमीकंडक्टर की कंसंट्रेशन होती है। तो बस अभी एक आइडिया लेने के लिए हमने ये बता दिया कि नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कंसंट्रेशन ऑफ होल के इक्वल होती है, और वो दोनों ही किसके इक्वल होती हैं, हमारी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के।
तो अभी हमें बस एक आइडिया ले लिया कि क्या होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आगे जाके हम इसका और डिस्कशन करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।